हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंदेल सर केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे कक्षा 11वीं का रेडॉक्स अभिक्रिया का लेक्चर नंबर 4। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में थोड़ा बहुत जाना था। हमने ऑक्सीकरण संख्या पढ़ा था और ऑक्सीकरण संख्या पढ़ने के बाद हमने किसी रेडॉक्स अभिक्रियाओं को संतुलित करने के लिए हमने दो प्रकार की विधियाँ पढ़ी थी, जैसे ऑक्सीकरण विधि, ऑक्सीकरण संख्या विधि और आयन इलेक्ट्रॉन विधि। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग केवल जो हमारा फोकस होगा वह होगा रेडॉक्स अभिक्रिया पर, जिसमें आज हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया में जो ऑक्सीकरण और अपचयन की जो शब्दावलियाँ यूज़ की जाती हैं उन शब्दावलियों को हम लोग डिफाइन करेंगे और उसके बाद रेडॉक्स अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में जानेंगे और अंत में देखेंगे कि रेडॉक्स अभिक्रियाओं के अनुप्रयोग क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया को। और रेडॉक्स अभिक्रिया की बात करते हैं तो रेडॉक्स अभिक्रिया को हम लोग इंग्लिश में भी रेडॉक्स ही कहते हैं। तो ये रेडॉक्स जो है वह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, रेड प्लस ऑक्स। रेड प्लस ऑक्स, यहाँ रेड जो है वह लिया गया है रिडक्शन से। किससे लिया गया है? रिडक्शन से। और ऑक्स जो लिया गया है वह किससे लिया गया है? ऑक्सीडेशन से लिया गया है। रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन और ऑक्सीकरण का मतलब जो होता है वह होता है क्या? ऑक्सीकरण। अर्थात ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो रही हों, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे कि नाम ही समझ में आ रहा है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों का साथ होना, ये दोनों की कंबाइन जो रिएक्शन होगी, संयुक्त जो रिएक्शन होगी, अभिक्रिया होगी, वह कैसी अभिक्रिया होगी? आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया। चूंकि रेडॉक्स अभिक्रिया में दो शब्दावलियों का प्रयोग किया जा रहा है, पहला ऑक्सीकरण और दूसरा क्या? अपचयन। तो हम सबसे पहले देखेंगे क्या ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, अपचयन किसे कहते हैं, और इसके बाद हम देखेंगे फिर क्या रेडॉक्स अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्या? ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण की अगर हम बात करते हैं तो इसकी पुरानी अवधारणा के अनुसार, प्राचीन अवधारणा के अनुसार भी कुछ परिभाषाएं हैं और नवीन अवधारणा जो है वह सभी प्राचीन अवधारणा में जितनी भी परिभाषाएं दी गई हैं उन सब पर लागू होती है। तो सबसे पहले प्राचीन अवधारणा के अनुसार अगर हम देखते हैं, किसके अनुसार? प्राचीन अवधारणा के अनुसार। प्राचीन अवधारणा के अनुसार अगर हम ऑक्सीकरण की परिभाषा देखते हैं तो ऑक्सीजन का ग्रहण होना, किसका? ऑक्सीजन परमाणु का ग्रहण होना क्या कहलाएगा? आपका ऑक्सीकरण कहलाएगा। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि मैग्नीशियम यदि ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाए तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जुड़कर हमें क्या देगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। चूँकि मैग्नीशियम के द्वारा ऑक्सीजन का योग किया जा रहा है, अर्थात यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो रहा है और यह जो उदाहरण है वह किसका उदाहरण है? अपना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। तो जब किसी तत्व के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है तो वह प्रक्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण। जैसे कि अगर जिंक जो धातु है ऑक्सीजन के साथ जुड़कर हमें क्या दे रही है? ZnO, जिंक ऑक्साइड दे रही है। क्योंकि यहाँ पर जिंक के द्वारा ऑक्सीजन का ग्रहण किया जा रहा है, इसलिए यह भी किसका उदाहरण है? अपना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। क्या हम ऑक्सीकरण को ऑक्सीग्रहण से भी याद रख सकते हैं? ऑक्सीग्रहण याद रख सकते हैं। ऑक्सीजन का ग्रहण किया जाना क्या कहलाएगा? आपका ऑक्सीकरण। दूसरी अन्य परिभाषा हम देखते हैं, उसमें यह है हाइड्रोजन का बाहर निकलना। हाइड्रोजन का बाहर निकलना या हाइड्रोजन का त्यागा जाना, यह भी क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। अर्थात ऑक्सीजन का ग्रहण होना या हाइड्रोजन का बाहर निकलना दोनों क्या कहलाएंगी? ऑक्सीकरण कहलाएंगी। इसका उदाहरण अगर हम देखते हैं, जैसे कि H2S हाइड्रोजन सल्फाइड की अगर मैं अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करा दूं तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा? मुझे यहाँ पर मिलेगा सल्फर और दो हमें HCl के अणु मिलेंगे। हम यहाँ देख रहे हैं कि सल्फर के द्वारा हाइड्रोजन बाहर निकाला जा रहा है। इस बाद में अभिक्रिया के बाद सल्फर अकेला हो गया है, यानी सल्फर के द्वारा हाइड्रोजन बाहर निकाला गया है। यह प्रक्रिया भी क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण कहलाएगी। तो दो परिभाषा यहाँ पर हो चुकी है। तीसरी परिभाषा जो होगी वह क्या होगी? हम देखेंगे कि जो ऑक्सीजन तत्व कैसा है? आपका ऋण विद्युत तत्व। तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या किया जा रहा था? ग्रहण किया जा रहा था। और ऑक्सीजन चूंकि कैसा तत्व है? आपका ऋण विद्युत तत्व है। तो
ऋण विद्युतीय तत्व का ग्रहण किया जाना क्या कहलाएगा आपका ऑक्सीकरण। तो हम यहाँ पर देखेंगे ऋण विद्युतीय तत्व, ऋण विद्युतीय तत्व का क्या किया जाना, ग्रहण किया जाना भी क्या कहलाएगा आपका ऑक्सीकरण। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन अगर फ्लोरीन के साथ जुड़ेगा तो यह हमें क्या देगा, HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड देगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन अभिक्रिया के बाद फ्लोरीन कैसा तत्व है आपका, ऋण विद्युतीय तत्व। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, ये सब कैसे तत्व के उदाहरण हैं, ऋण विद्युतीय तत्व के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन फ्लोरीन को खुद में जोड़ रहा है, यानी कि हाइड्रोजन का यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ऋण विद्युतीय तत्व का ग्रहण होना भी क्या कहलाएगा आपका ऑक्सीकरण। इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है तो धन विद्युतीय तत्व का क्या हो जाना, बाहर निकलना। तो अगली जो परिभाषा होगी, धन विद्युतीय तत्व का बाहर निकलना, यह भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। यानी कोई भी आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव जैसे कि ग्रुप फर्स्ट, समूह पहले और समूह दूसरे के अगर कोई क्या है आपके तत्व है और धन विद्युतीय तत्व वहाँ से क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, तो यह भी किसका उदाहरण होगा आपका, किसका उदाहरण होगा आपका, यह भी ऑक्सीकरण का उदाहरण होगा। इसके अलावा डेफिनेशन जो होगी अपनी, जैसे हमने यहाँ पर देख लिया, हाइड्रोजन यहाँ पर क्या कर रहा था, ऋण विद्युतीय तत्व को क्या कर रहा था, जोड़ रहा था। अब किसका अपना, अब हम यहाँ पर अगली जो उदाहरण देखेंगे वह किसका देखेंगे, धन विद्युतीय तत्व का क्या हो जाना, बाहर निकलना। यह किसका उदाहरण होगा, अपना ऑक्सीकरण का उदाहरण होगा। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे कि अमोनिया जो है, जैसे कि यहाँ पर क्या अमोनिया, यहाँ पर हाइड्रोजन भी कैसा तत्व हो जाएगा आपका, धन विद्युतीय तत्व। हाइड्रोजन कैसा तत्व हो जाएगा आपका, धन विद्युतीय तत्व। अमोनिया को अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, गर्म कर दूँ, तो यहाँ पर मुझे नाइट्रोजन और यहाँ पर क्या मिलेगा, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर अमोनिया में से धन विद्युतीय तत्व जैसे हाइड्रोजन क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो यह प्रक्रिया भी क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण कहलाएगी। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, अपचयन की। तो अपचयन की परिभाषा अगर हम देखें तो अपचयन चूंकि ऑक्सीकरण के जस्ट विपरीत है, अपचयन को इंग्लिश में हम लोग रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे इंग्लिश में, रिडक्शन कहते हैं। चूंकि यह ऑक्सीकरण के जस्ट विपरीत है तो हम जितनी भी परिभाषाएं दी गई हैं उन सब का हम लोग इन्वर्स करते जाएंगे। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या होना था, ग्रहण होना था, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का बाहर निकलना किसका उदाहरण हो जाएगा, अपचयन की परिभाषा हो जाएगी, अपचयन का उदाहरण हो जाएगा। तो पहला जो परिभाषा होगी वह होगी ऑक्सीजन का बाहर निकलना, ऑक्सीजन का बाहर निकलना, ऑक्सीजन का बाहर निकलना, यह किसका उदाहरण हो जाएगा, अपना ऑक्सीकरण का अपचयन की परिभाषा कहलाएगी। जैसे कि अगर हम देखते हैं एक अभिक्रिया में जिसमें हम देखेंगे ऑक्सीजन क्या होगी आपकी, बाहर निकलेगी। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड अभिक्रिया के बाद यदि आपको Mg और O2 देता है, तो जैसे यहाँ पर ट्वाइस में ले लूँगा तो ट्वाइस मैग्नीशियम, तो यह इस प्रक्रिया में मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन था। अभिक्रिया के बाद मैग्नीशियम से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, यह किसका उदाहरण होगा, आपका ऑक्सीकरण का उदाहरण होगा। इसके विपरीत अगर मैं यहाँ पर देखूँ ZNO, यह भी अभिक्रिया के बाद मुझे Zn दे रहा है और ऑक्सीजन दे रहा है। चूँकि यहाँ पर जिंक के साथ पहले ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन वहाँ से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, इसलिए ऑक्सीजन यहाँ बाहर निकालने की वजह से जिंक के द्वारा जिंक का यहाँ पर क्या हो रहा होगा, अपचयन हो रहा होगा। तो ये एक हो गई हमारी कौन सी परिभाषा, अपना अपचयन की। दूसरी परिभाषा हम देखेंगे हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजन का जुड़ना, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर किसी तत्व या यौगिक के द्वारा हाइड्रोजन का कर लिया जाता है, जोड़ लिया जाता है, तो वह क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। जैसे अगर H2 और Cl2 में देखूं तो यहाँ पर ट्वाइस HCl मिलेगा मुझे। यहाँ पर क्लोरीन के द्वारा हाइड्रोजन क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, अर्थात यहाँ पर किसका, क्लोरीन का क्या हो रहा होगा, अपचयन हो रहा होगा। जैसे एक अन्य अभिक्रिया में हाइड्रोजन और यहाँ पर मैं जल के अणु अगर लूँ तो ऑक्सीजन के अणु अगर लूँ तो दोनों आपस में जुड़कर मुझे जल के अणु प्रदान करेंगे। चूँकि यहाँ पर
ऑक्सीजन के द्वारा हाइड्रोजन का योग किया जा रहा है, अर्थात यहाँ पर ऑक्सीजन अणु का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो इस प्रकार हमने यहाँ एक परिभाषा देख ली, ऑक्सीजन का बाहर निकलना, दूसरा हाइड्रोजन का जुड़ना। इसके अलावा अन्य अभिक्रिया अगर मैं देखूँ, जिसमें मैं यहाँ देखूँगा कि एक अन्य उदाहरण हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर तीसरी परिभाषा हम देख लेते हैं। तीसरी परिभाषा हो जाएगी, यहाँ पर क्या था, ऋण विद्युत तत्व का, किसका, ऋण विद्युत तत्व का क्या हो जाना, ग्रहण हो जाना। यह क्या था अपना, ऑक्सीकरण। तो इसका जस्ट उल्टा, ऋण विद्युत तत्व का क्या हो जाना, बाहर निकल जाना। ऋण विद्युती तत्व, ऋण विद्युती तत्व का बाहर निकलना, ये एक परिभाषा हो जाएगी। चौथी परिभाषा भी हम साथ में लिख लेते हैं। धन विद्युत तत्व यहाँ पर बाहर निकल रहे थे, यहाँ पर धन विद्युत तत्व क्या होंगे, धन विद्युती तत्व का जुड़ जाना, जुड़ जाना। यह किसका उदाहरण हो जाएगा, अपचयन का उदाहरण हो जाएगा। इस प्रकार अपचयन की परिभाषा कितनी होगी हमारे पास, 4। पहला ऑक्सीजन का बाहर निकलना, दूसरा हाइड्रोजन का जुड़ना, ऋण विद्युत तत्व। एक बात बताइए, ऑक्सीजन कैसा तत्व है आपका, ऋण विद्युत तत्व। तो ऋण विद्युत तत्व का क्या हो जाना, बाहर निकल जाना, किसका उदाहरण हो जाएगा आपका, अपचयन का। उसके बाद धन विद्युत तत्व का क्या हो जाना, जुड़ जाना। जैसे अगर हम बात करते हैं HgCl2, HgCl2 ये मरकरी के साथ अगर जुड़ गया तो हमें क्या देगा, Hg2Cl2। इस अभिक्रिया में हम देख रहे हैं कि जो HgCl2 Hg के साथ क्या दे रहा है आपको, Hg2Cl2। मरकरी कैसा तत्व है आपका, धन विद्युत तत्व है, और धन विद्युत तत्व होने की वजह से यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके द्वारा मरकरी को क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, और धन विद्युत तत्व का जुड़ जाना ही क्या कहलाता है आपका, अपचयन। इसके अलावा CuCl2 प्लस कॉपर की अगर मैं बात करूँ, ये जुड़कर मुझे Cu2Cl2 देंगे। यहाँ पर CuCl2 के द्वारा यहाँ पर ये क्यूप्रिक क्लोराइड हो जाएगा कि कॉपर पर यहाँ पर कितना चार्ज होगा, +2 आवेश होगा, जबकि यहाँ पर ओनली कितना आवेश होगा, +1। यहाँ पर क्यूप्रिक क्लोराइड से मुझे क्यूप्रस क्लोराइड मिल रहा है। यहाँ पर CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड के द्वारा कॉपर को ग्रहण किया जा रहा है, अर्थात यह जो अभिक्रिया होगी वह अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। किसका अपचयन हो रहा है, यहाँ पर CuCl2 का अपचयन हो रहा है, क्योंकि वह धन विद्युत तत्व कॉपर को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। अन्य अभिक्रिया देखेंगे कि ट्वाइस HI, मुझे HI और क्या दे रहे हैं, आयोडीन। यहाँ पर आयोडीन के साथ क्या था आपका, हाइड्रोजन था। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऋण विद्युत तत्व का क्या होना, बाहर निकलना। यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ आयोडीन था। अब हाइड्रोजन HI हमें क्या प्रदान कर रहा है, H2 जिसके साथ पहले ऋण विद्युत तत्व आयोडीन जुड़ा हुआ था, यह ऋण विद्युत तत्व जो आयोडीन है वो बाहर निकल रहा है। यानी यह जो अभिक्रिया होगी कैसी अभिक्रिया होगी, अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण होगी। तो ये इस प्रकार हमने ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाएं, हमने जितनी भी परिभाषाएं थी देख लिया, जो कि पुरानी अवधारणा के अनुसार दी गई थी। अब हम देखेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन की नवीन अवधारणा के अनुसार अभिक्रिया देखेंगे। तो नवीन अवधारणा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा है, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से संबंधित है। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। जैसे कि मैं एक साधारण सा उदाहरण ले रहा हूं, जिसमें हम देख रहे हैं कि सोडियम जो धातु है वह एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, त्याग रहा है, और मुझे Na+ आयन दे रहा है। तो यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में या वह प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, वह प्रक्रिया जो होगी वह क्या कहलाएगी, आपकी ऑक्सीकरण। जबकि इसके विपरीत जो होगा वह क्या होगा, आपका अपचयन। जैसे Cu2+, अगर इसे एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो यह मुझे क्या देगा, Cu+ प्रदान करेगा। चूँकि यहाँ पर क्यूप्रिक आयन के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है और मुझे क्या मिल रहा है, क्यूप्रस आयन मिल रहा है। यहाँ पर इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, यह प्रक्रिया जो होगी वह क्या होगी, आपकी अपचयन। तो ये नवीन अवधारणा है। नवीन अवधारणा जो है इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा कहलाती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन को समझाया गया है। तो वह प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं वह कहलाता है आपका ऑक्सीकरण, और वह प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं वह क्या कहलाता है, आपका अपचयन। अब हम देखेंगे यहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन की हमें बहुत सारी परिभाषाएं मिल गई, लेकिन सबसे मुख्य जो परिभाषा होगी वह यह होगी कि ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसमें जिस तत्व का
या जिस किसी यौगिक में उपस्थित तत्व के परमाणु का अगर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही होगी, यदि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है तो वह प्रक्रिया क्या होगी? ऑक्सीकरण। पर यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में जो यौगिक है उसके तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में अगर कमी हो रही है तो वह क्या होगी? आपकी अपचयन होगी। तो ऑक्सीकरण में हमेशा ऑक्सीकरण संख्या में क्या होती है? वृद्धि, जबकि अपचयन में हमेशा ऑक्सीकरण संख्या में क्या होती है? कमी होती है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे कि ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण संख्या जो होती है, कौन सी संख्या? आपकी ऑक्सीकरण संख्या है, उसमें हमेशा क्या होती है? वृद्धि, जबकि अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण संख्या में हमेशा क्या होती है? कमी होती है, चाहे फिर वो कोई भी परिभाषा क्यों ना हो। हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या इन सारी, क्योंकि सारी अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण है, तो सारी अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण संख्या में अगर वृद्धि हो रही होगी तो वो ऑफकोर्स वो ऑक्सीकरण है। और यहाँ पर किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है अर्थात वहाँ पर क्या हो रहा होगा? अपचयन हो रहा होगा। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर मैग्नीशियम परमाणविक अवस्था में इस पर आवेश कितना होगा? 0, किंतु यहाँ पर ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, तो यहाँ पर कितना चार्ज? +2। यहाँ मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण संख्या 0 से +2 हो रही है, यानी मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। या जिंक परमाणविक अवस्था में इस पर कितना आवेश होगा? 0। यहाँ ZnO ऑक्सीजन पे -2 आवेश, तो यहाँ पर जिंक पर, यहाँ जिंक संयुक्त अवस्था में है, यहाँ जिंक पर कितना आवेश? +2। यहाँ पर 0 से +2 हो रहा है, यानी जिंक का यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। हम यहाँ बात करते हैं सल्फर की, तो सल्फर पर चूंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पर कितना आवेश होता है? +1। 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर +2, तो यहाँ पर -2। यहाँ पर हमें क्या मिल रहा था? सल्फर अपने परमाणविक अवस्था में कितना आवेश? 0। यहाँ -2 से 0 हो रहा है, यहाँ पर भी ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, यानी यहाँ पर H2S में किसका? सल्फर का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। अन्य अभिक्रिया देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं H2 और F2 कंबाइन होकर हमें क्या प्रदान कर रहे थे? HF। यहाँ पर हाइड्रोजन अपनी प्राकृतिक अवस्था में है, नेचुरल अवस्था में है, यहाँ पर कितना आवेश होगा? 0, जबकि यहाँ पर फ्लोरीन पर -1 आवेश, तो यहाँ पर कितना आवेश होगा? +1। यहाँ पर हाइड्रोजन 0 से +1 में जा रहा है, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। हम यहाँ अभिक्रिया में देखते हैं ऑक्सीजन पे -2, तो मैग्नीशियम पे +2। यहाँ पर मैग्नीशियम अपने परमाणविक अवस्था में है तो उस पर आवेश कितना होगा? 0। यहाँ पर +2 से 0। ऑक्सीजन संख्या बढ़ रही है या घट रही है? ऑक्सीजन संख्या यहाँ पर क्या हो रही है? घट रही है। और ऑक्सीकरण संख्या का क्या होना? घटना क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा। इस अभिक्रिया में क्लोरीन पर कितना आवेश है? आपका 0, किंतु यहाँ पर ये कितना आवेश है? -1, क्योंकि हाइड्रोजन पर +1 चार्ज होता है। 0 से -1, यहाँ पर भी क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। अगला देखते हैं हम लोग, यहाँ पर हाइड्रोजन अपनी मूल अवस्था में, प्राकृतिक अवस्था में 0 आवेश, यहाँ पर -2। ऑक्सीजन संख्या में पुनः कमी हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? H2 और O2 में किसका अपचयन हो रहा है? ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है। तो इस प्रकार वे सारी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही हो? वृद्धि, ऑक्सीकरण होगी, और अगर ऑक्सीकरण संख्या में कमी होगी तो वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? आपकी अपचयन कहलाएगी। अब मैं 2 न्यू टर्म मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, एक होगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होगा आपका कौन सा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैं यहाँ पर 2 प्रमुख वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, एक होगा आपका ऑक्सीकारक, और दूसरा जो होगा वह होगा आपका अपचायक। ऑक्सीकारक यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और अपचायक यानी कौन सा एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान देंगे तो ऑक्सीकारक। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जैसे अगर आपको इंश्योरेंस करवाना है तो आप किसके पास जाएंगे? इंश्योरेंस वाले एजेंट के पास। ओके, आपको अगर क्या करवाना है, आपको अगर लाइसेंस बनवाना है तो आप किसके पास जाएंगे? लाइसेंस वाले एजेंट के पास। ठीक उसी प्रकार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे? ऐसे एजेंट, है ना,
या ऐसे पदार्थ जो किसी सामने वाले पदार्थ का क्या कर दें, ऑक्सीकरण कर दें। सामने वाले पदार्थ का ऑक्सीकरण कर दें, इसका मतलब क्या, सामने वाले पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या में क्या कर दें, वृद्धि कर दें। तो ऐसे पदार्थ क्या होंगे आपके, ऑक्सीकारक। ये खुद का क्या करेंगे, रिडक्शन, और सामने वाले का क्या करेंगे, ऑक्सीकरण। तो सामने वाले का जो भी करता है, ऑक्सीकरण करेगा सामने वाले का तो ऑक्सीकारक, यदि सामने वाले का अपचयन कर देता तो क्या होता, वो अपचायक। तो ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो सामने वाले पदार्थ का क्या कर दें, ऑक्सीकरण कर दें या उसकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि कर दें, क्या होंगे वो, ऑक्सीकारक। और ऐसे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ का क्या कर दें, अपचयन कर दें, उनकी ऑक्सीकरण संख्या में क्या कर दें, कमी ला दें, तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे, आपके अपचायक कहलाएंगे। जो ऑक्सीकारक होते हैं वो स्वयं का अपचयन करते हैं, और जो अपचायक होते हैं वो खुद का क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं। तो जो यहाँ पर नाम दिया गया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, सामने वाले के साथ क्या व्यवहार दर्शा रहा है, सामने वाले का ऑक्सीकरण कर रहा होगा तो ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और सामने वाले का अगर अपचयन कर रहा है तो क्या हो जाएगा आपका अपचायक। जैसे कि इन अभिक्रियाओं में अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो जैसे इस रिएक्शन में मैं देखूँ, यहाँ H2S में सल्फर का क्या हो रहा है, सल्फर का यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये सल्फर यहाँ पर खुद का ऑक्सीकरण कर रहा है, यानी इसका क्या कर रहा होगा, अपचयन। तो H2S यहाँ पर किसके जैसे व्यवहार कर रहा है अपना, यहाँ पर अपचायक के भांति व्यवहार कर रहा है। जबकि क्लोरीन का यहाँ पर अपचयन हो रहा होगा तो क्लोरीन खुद का अपचयन कर रहा है, यानी इसका क्या कर रहा होगा, ऑक्सीकरण कर रहा होगा। अर्थात क्लोरीन यहाँ पर किसके भांति व्यवहार कर रहा है, अपना ऑक्सीकारक के भांति व्यवहार कर रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम पहचान सकते हैं कि कौन जो स्वयं का अपचयन करेगा यानी ऑक्सीकारक, और स्वयं का क्या करेगा, ऑक्सीकरण करेगा तो सामने वाले का अपचयन करेगा तो अपचायक कहलाएगा, और खुद का अपचयन करेगा तो सामने वाले का ऑक्सीकरण करेगा। सामने वाला का चूंकि ऑक्सीकरण कर रहा है इसलिए क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे इन एजेंट्स के ऑक्सीकारक व अपचायक के कुछ उदाहरण देखेंगे। तो हम यहाँ पर आपने सुना होगा KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, इसके अलावा पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये दोनों एक प्रबल अपचायक के भांति क्या करते हैं, व्यवहार दर्शाते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर किसके उदाहरण, अपने हमारे ऑक्सीकारक के उदाहरण। ऑक्सीकारक का मतलब यहाँ पर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीकारक क्या होंगे, सामने वाला का क्या करेंगे, किसी दूसरे पदार्थ का क्या करेंगे, ऑक्सीकरण, दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण, तो खुद का क्या करेंगे, अपचयन। जैसे इसके कुछ उदाहरण हम देखते हैं। KMnO4, K2Cr2O7, ये दो जो ऑक्सीकारक हैं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा उपयोग में लाए जाते हैं। दोनों प्रबल ऑक्सीकारक के भांति व्यवहार करते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य भी ऑक्सीकारक हैं जैसे HNO3। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल भी एक प्रबल ऑक्सीकारक के भांति व्यवहार दर्शाता है। इसके अलावा HClO4, ये भी क्या है, आपके प्रबल ऑक्सीकारक है। अब इनका कारण देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे जैसे KMnO4 की बात करें तो KMnO4 में जो मैग्नीज है इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालो तो मैग्नीज हो जाएगा आपका X, पोटेशियम पे +1, ऑक्सीजन पर जो आवेश होता है -2, 4 है तो -8 बराबर 0, तो X = क्या होगा, +7। मैग्नीज जो है इसके पास मैग्नीज अपने सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था में यहाँ पर मौजूद है। अब जो मैग्नीज है वो +7 से +8 या +9 नहीं हो सकता, तो ये अब +7 के अलावा +8 +9 प्रदर्शित कर सकता है कि ऑक्सीकरण संख्या नहीं, हाँ, लेकिन ये +7 से +5 +3 +1 में जा सकता है। यानी खुद का क्या कर रहा है यहाँ पर, ये इसका खुद का ऑक्सीकरण पॉसिबल है क्या, नहीं है। ये अपनी और अधिक ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ये खुद का क्या करेगा, अपचयन, और खुद का अपचयन करेगा तो सामने वाला का क्या करेगा, ऑक्सीकरण। इसलिए KMnO4 क्या है, एक प्रकार का ऑक्सीकारक है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर HNO3 की, तो HNO3 की अगर हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालना है।
HNO3, हाइड्रोजन +1, नाइट्रोजन X -6 इजकल टू 0, तो X इजकल टू यहाँ पर आएगा +5। अब मुझे आप एक बात बताइए कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स के पास कितने होते हैं? 5। पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन्स ने क्या कर दिया? त्याग दिया। क्या इसके अलावा और इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागा जाना संभव है? नहीं है। तो +5 से +7 +9 में जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है। खुद का ऑक्सीकरण कर सकता है क्या ये? नहीं। हाँ, खुद का क्या कर सकता है? अपचयन। तो +5 से ये +3 में +1 में जा सकता है। खुद का अपचयन करेगा तो सामने वाला का क्या करेगा? ऑक्सीकरण करेगा। तो सामने वाले का चूंकि ऑक्सीकरण कर रहा है इसलिए क्या होगा? आपका ऑक्सीकारक। वैसे यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था +6 है और सल्फर के बाद संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं? +6। इससे ज़्यादा सल्फर के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग जाने की संभावना नहीं है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ऑक्सीकारक के भांति कौन व्यवहार करेगा? जो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीकरण अवस्था में हो, इससे ज़्यादा और अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागा जाना संभव ना हो, तो वो खुद का क्या करेंगे? अपचयन करेंगे और सामने वाले का ऑक्सीकरण करेंगे। उस आधार पर ये क्या होंगे? आपके ऑक्सीकारक। तो ऑक्सीकारक जो आपके होते हैं उनमें जो तत्व होते हैं वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, सर्वाधिक ऑक्सीकरण संख्या के रूप में मौजूद होते हैं। इसके अलावा अब हम बात करेंगे किसके? अपचायक की। तो अपचायक क्या होंगे? अपचायक सामने वाला का ये क्या करेंगे? अपचयन। सामने वाला का क्या करेंगे? ये अपचयन करेंगे। खुद का क्या करेंगे? ऑक्सीकरण करेंगे। क्योंकि सामने वाले का ये अपचयन कर रहे हैं इसलिए क्या होंगे? ये अपचायक। तो हमारा नेक्स्ट जो है वो क्या है? आपका अपचायक। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, ऐसे एजेंट जो सामने वालों का क्या कर रहे हैं? अपचयन कर दें, है ना। ये क्या हो जाएंगे? आपके रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम इनके कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण कर रहे थे, वैसे ही जो आपके अपचायक होंगे वो दूसरे पदार्थ का क्या करेंगे? दूसरे पदार्थ का वो अपचयन करेंगे। इस आधार पर वो क्या होंगे? अपचायक होंगे। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि अमोनिया H2S, अमोनिया जो होगा, दूसरा H2S। अमोनिया की अगर हम बात करते हैं तो अमोनिया में जो नाइट्रोजन, इस पर कितनी ऑक्सीकरण संख्या है? -3। अब एक बात बताइए, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5। वो 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा क्या कर सकता है? ग्रहण कर सकता है। तो ये कितना आपका? -3 सबसे निम्न ऑक्सीकरण संख्या है। तो ये -3 से -1 +1 +3 +5 में जा सकता है कि नहीं जा सकता? जा सकता है। यानी कि ये खुद का क्या कर सकता है? खुद की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा सकता है। खुद का क्या करेगा? ये ऑक्सीकरण। तो सामने वाला का क्या करेगा? ये अपचयन करेगा। इसके अलावा HCl और फास्फेन, यहाँ पर ये सारे के सारे, इसमें नाइट्रोजन, इसमें सल्फर, इसमें क्लोरीन और इसमें अपना क्या? फास्फोरस अपनी निम्नतम ऑक्सीकरण संख्या में है। तो ये खुद की ऑक्सीकरण संख्या क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। खुद की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा रहे हैं, यानी खुद का क्या कर रहे हैं? ऑक्सीकरण। और खुद का ऑक्सीकरण तो सामने वाले का अपचयन। सामने वाले का चूंकि अपचयन हो रहा है इसलिए क्या हो जाएगा? ये अपचायक के भांति व्यवहार करेंगे। तो इस प्रकार ये हो गया आपके ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये हो जाएंगे आपके कौन से? रिड्यूसिंग एजेंट। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर कोई पदार्थ सामने वाले का ऑक्सीकरण कर रहा होगा, सामने वाले की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि कर रहा है, तो वो ऑक्सीकारक। जो खुद का अपचयन कर रहे हैं तो वो ऑक्सीकारक के भांति व्यवहार करेंगे। और अगर खुद का क्या कर रहे हैं? ऑक्सीकरण कर रहे हैं, तो किसके भांति व्यवहार करेंगे? वो अपचायक का भांति व्यवहार करेंगे। तो इस प्रकार अभी हमने ऑक्सीकरण, अपचयन, ऑक्सीकारक व अपचायक देख लिया। अब हम देखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया की पुनः परिभाषा देखेंगे और रेडॉक्स अभिक्रियाओं के प्रकार का हम लोग क्या करेंगे? वर्णन करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया होती ही क्या है? जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन कैसे हो? साथ साथ हो। चूंकि हमने ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों को डीपली पढ़ लिया और ओवरऑल हमने ये देखा कि ऑक्सीकरण की जितनी भी परिभाषाएं थी उन सब में एक बात कॉमन यह थी कि ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण संख्या में क्या होती है? वृद्धि, जबकि अपचयन जो होता है उसमें ऑक्सीकरण संख्या में क्या होती है? कमी होती है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रियाएं और उनके प्रकार। तो रेडॉक्स अभिक्रिया का मैं पहले एक उदाहरण लिख लेता हूँ। जैसे जिंक की अभिक्रिया मैं किससे करा दूँ? जिंक की अभिक्रिया में करा दे रहा हूँ कॉपर सल्फेट के साथ।
तो मुझे यह क्या प्रदान करेगा, ZnSO4 और यहाँ पर क्या प्रदान करेगा, कॉपर। मुझे Zn से यहाँ पर क्या मिल रहा है, ZnSO4, कॉपर सल्फेट से मुझे क्या मिल रहा है, कॉपर। यहाँ जिंक की मैं बात करूँ तो जिंक की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर 0 है, यहाँ पर +2, यहाँ पर कॉपर सल्फेट में कॉपर क्या है आपका +2 और यहाँ पर क्या है अपना 0। चूंकि जिंक की ऑक्सीकरण संख्या 0 से +2 यानी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, तो यह जो है क्या है अपना ऑक्सीकरण है। और अगर मैं इसकी बात करूं, कॉपर सल्फेट +2 से, कॉपर जो है यहाँ पर +2 से वो 0 में जा रहा है, कॉपर की ऑक्सीजन संख्या में कमी हो रही है, अर्थात यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन। चूंकि इस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ में हो रही है, इसलिए यह किसका उदाहरण है, रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। अब हम बात करते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाओं के प्रकार की। तो रेडॉक्स अभिक्रिया सामान्यतः कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की। तो उसमें पहला जो प्रकार है वह कौन सी अभिक्रिया है, संयोग रेडॉक्स अभिक्रिया। मैं केवल यहाँ पर संयोग अभिक्रिया लिख रहा हूँ और यहाँ पर इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा, रिडॉक्स तो होगा ही होगा, बट यहाँ पर क्या होगा, 2 अलग अलग जो पदार्थ है वो आपस में जुड़कर एक पदार्थ का संयुक्त होकर एक नए पदार्थ का क्या करता है, निर्माण करता है। तो ऐसी रिडॉक्स अभिक्रिया क्या कहलाएगी, आपकी संयोग या कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। जैसे कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो मुझे क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ कार्बन अपनी तात्विक अवस्था में, परमाणविक अवस्था में, तो यहाँ पर 0 होगा। ऑक्सीजन अपनी मूल अवस्था में, प्राकृतिक अवस्था में, इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा, 0। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड में। तो हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन इस बार मुक्त अवस्था में है या संयुक्त अवस्था में है, तो संयुक्त अवस्था में किसके साथ, कार्बन के साथ। कार्बन की ऑक्सीजन संख्या मैं x मानकर चल रहा हूँ, चूंकि ऑक्सीजन यहाँ पर संयुक्त अवस्था में है कार्बन के साथ, तो ऑक्सीजन पर -2 आवेश होगा। तो यहाँ पर -2 ऑक्सीजन है तो -4 बराबर 0, तो x +4। तो कार्बन पर यहाँ पर कितना आवेश होगा, +4, और ऑक्सीजन पे कितना आपका -2। कार्बन जो है आपका क्या हो रहा है, 0 से +4 की ओर जा रहा है, जबकि ऑक्सीजन 0 से आपका -2। यहाँ ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि हो रही है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, और यहाँ पर कमी हो रही है, यानी यहाँ पर रिडक्शन। ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, और साथ ही साथ में यहाँ पर 2 अलग अलग पदार्थ, चाहे वो तत्व हो सकते हैं चाहे वो यौगिक हो सकते हैं, आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं संयोग करके। तो यह किसका उदाहरण हो जाएगा, संयोग अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। एक अन्य उदाहरण हम देखते हैं जिसमें हाइड्रोजन जो है वह किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर हाइड्रोजन परऑक्साइड, जिसे हम परहाइड्रोल भी कहते हैं, वह प्रदान कर रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वह अपने प्राकृतिक अवस्था में तो 0, ऑक्सीजन भी यहाँ पर 0। हमें पता है कि जो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है इसकी ऑक्सीजन पर -1 आवेश होता है और हाइड्रोजन पर यहाँ पर क्या होता है, +1, क्योंकि यहाँ परऑक्साइड बॉन्ड पाया जाता है। परऑक्साइड बॉन्ड का जो ऑक्सीजन होता है वह -1 जो है चार्ज कैरी करता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वह कहाँ से कहाँ जा रहा है, आपका 0 से +1, यानी यहाँ पर इसका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीजन जो है आपका 0 से -1 में जा रहा है, यानी यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों भी हो रहे हैं, और 2 यौगिक यहाँ पर 2 अणु, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु यहाँ पर क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, अर्थात यह क्या होगा आपका संयोग अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया का पहला प्रकार क्या हो गया, संयोग। अब संयोग का जस्ट विपरीत जो होगा वह कौन सा होगा, अपघटन अभिक्रिया। तो दूसरा होगा आपका अपघटन अभिक्रिया, अपघटन रेडॉक्स अभिक्रिया। इसे इंग्लिश में डीकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन क्या कहते हैं, अपघटन। चूंकि संयोग में 2 पदार्थ आपस में जुड़कर एक नया पदार्थ बना रहे थे, तो यहाँ पर क्या होगा, एक पदार्थ अपघटित होकर आपको 2 या 2 से अधिक पदार्थ हमें क्या करेगा, प्रदान करेगा। यह किसका उदाहरण हो जाएगा, अपघटन अभिक्रियाओं का उदाहरण हो जाएगा। तो अपघटन अभिक्रियाओं का उदाहरण मैं लेता हूँ, जैसे कि सोडियम हाइड्राइड, यह मुझे क्या प्रदान करेगा, 2 सोडियम और हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हाइड्रोजन है यहाँ पर क्या है अपना 0,
जबकि यहाँ पर सोडियम चूँकि धातु है तो यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर क्या माइनस, क्योंकि हाइड्रोजन पर माइनस आवेश है इसलिए इसको हाइड्राइड कहेंगे। तो हाइड्रोजन आपका -1 से 0 यानी ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि हो रही है, इसे हम लोग कहेंगे ऑक्सीकरण। जबकि सोडियम जो है पहले संयुक्त अवस्था में था, उसके बाद परमाणविक अवस्था में, तो यहाँ पर कितना आवेश हो जाएगा 0। जो सोडियम है आपका वह +1 से 0 में जा रहा है यानी ऑक्सीजन संख्या में कमी हो रही है, तो यह क्या होगा आपका रिडक्शन। चूंकि सोडियम हाइड्राइड टूट रहा है, सोडियम हाइड्राइड क्या हो रहा है, टूट रहा है, इसलिए यह किसका उदाहरण होगा अपना अपघटन अभिक्रिया का। यह जो अभिक्रिया होती है वह संयोग जो अभिक्रिया होती है इसके जस्ट विपरीत होती है। एक अन्य अभिक्रिया हम लोग यहाँ पर देखेंगे जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट, जिसमें आपका क्या KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, मैंने आपको बताया था कि जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है वह एक प्रबल ऑक्सीकारक यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पोटेशियम परमैंगनेट हमें क्या प्रदान कर रहा है, K2MnO4, इसके अलावा हमें ऑक्सीजन भी देगा और साथ ही हमें यहाँ पर ये क्या प्रदान करेगा, MnO2 हमें प्रदान करेगा। मैंने आपको बताया था कि जो अपघटन अभिक्रिया में आपको 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है इसमें कितना आवेश होता है +7, यहाँ पर कितना आवेश हो जाएगा -8, यहाँ हो जाएगा +6 और यहाँ पर हो जाएगा क्या +4। तो देखेंगे मैग्नीज जो है वह +7 से +6 और इसके अलावा हमें क्या दे रहा है +7 से +4। वेट अ मिनट, KMnO4 +7 ओके, +4 ओके, 4 दूनी 8, यहाँ पर जाएगा अपना क्या +6। तो हम देखते हैं, चलो ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नीज है, मैग्नीज का क्या हो रहा है, दोनों बार अपचयन नहीं हो रहा है। मैग्नीज यहाँ पर दोनों बार क्या हो रहा है आपका अपचयन हो रहा है, किंतु यहाँ आप देखिए ऑक्सीजन पे कितना आवेश था -0, बाद में ऑक्सीजन पे कितना आवेश हो -2, बाद में कितना आवेश हो गया 0, यानी यहाँ पर इसका क्या हो रहा है ऑक्सीकरण। तो KMnO4 जब आपका अपघटित हो रहा है तो मैग्नीज का अपचयन और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है। क्योंकि इस रेडॉक्स अभिक्रिया में KMnO4 टूट रहा है इसीलिए यह क्या होगा अपना अपघटन अभिक्रिया का अपघटन रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण होगा। अब मैं आपको एक मुख्य बात बताने जा रहा हूं कि ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी संयोग अभिक्रिया हो रही हों वो सारी की सारी रेडॉक्स हों। जैसे कि हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट प्रदान करेगा, चूना पत्थर मुझे प्रदान करेगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे क्या संयोग तो हो रहा है, क्या यह रेडॉक्स अभिक्रिया है, तो हम देखेंगे संयोग तो हो रहा है लेकिन रेडॉक्स अभिक्रिया है क्या, हम देखते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन पे -2, कैल्शियम में +2, तो कैल्शियम पहले भी +2 था और बाद में भी यहाँ पर +2 क्यों है, क्योंकि जो कार्बोनेट आयन होता है इस पर कितना आवेश होता है -2। तो कैल्शियम का ना तो ऑक्सीकरण, क्योंकि ऑक्सीजन संख्या में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, तो कैल्शियम का ना तो ऑक्सीकरण हो रहा है ना ही अपचयन। और अब मैं एक बार कार्बन को देख लेता हूँ। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन पर कितना आवेश है +4। अब कैल्शियम कार्बन में कार्बन का मैं चेक कर लेता हूँ तो कैल्शियम पे +2 चार्ज है, कार्बन को मैं X मान ले रहा हूँ, ऑक्सीजन पर हम जानते हैं -2 चार्ज होता है। तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन जो -0 बराबर -6 बराबर 0, तो X इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा +4, तो यहाँ पर भी +4। क्या कार्बन की ऑक्सीजन संख्या में परिवर्तन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जब जुड़ते हैं तो जुड़ने पर संयोग अभिक्रिया तो देते हैं किंतु रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं देते। अब वैसे ही हम बात करते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट, जो कि हमें अपघटन अभिक्रिया तो दे रहा है किंतु हमें यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया नहीं दे रहा है, अपघटन रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं दे रहा है। उसका कारण क्या है हम देखेंगे। यहाँ पर जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट अपघटित तो हो रहा है किंतु क्या यह रेडॉक्स अभिक्रिया है, तो हम देखते हैं यहाँ पर कार्बोनेट पर -2 तो मैग्नीशियम में +2, यहाँ पर भी ऑक्सीजन में -2 तो मैग्नीशियम में +2। क्या मैग्नीशियम की ऑक्सीजन संख्या में कमी या वृद्धि हो रही है क्या, नहीं हो रही है। अर्थात यह जो है रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है क्योंकि मैग्नीशियम की ऑक्सीजन संख्या परिवर्तित नहीं हो रही है। कार्बन यहाँ पर +4 है और यहाँ पर भी कार्बन +4 है, ना तो कार्बन की ऑक्सीजन संख्या में परिवर्तन हो रहा है ना ही मैग्नीशियम की। अतः
ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी संयोग या अपघटन अभिक्रिया हो रही हों वो सारी की सारी कैसी अभिक्रिया हों, रेडॉक्स अभिक्रिया हों। अब हम बात करते हैं तीसरी रेडॉक्स अभिक्रिया जिसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, इसे हम लोग इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जो विस्थापन अभिक्रिया होती है, हम यहाँ पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि एक की जगह दूसरा आ जाए और दूसरी की जगह क्या आ जाए, आपका पहला आ जाए। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। यानी एक के द्वारा दूसरे को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। एक की जगह दूसरे को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कॉपर सल्फेट और ये आपका क्या है, जिंक, तो मुझे क्या मिलेगा, ZnSO4 और क्या मिल रहा है मुझे यहाँ पर, कॉपर। यहाँ पर जिंक के द्वारा कॉपर सल्फेट में से कॉपर को क्या कर दिया जा रहा है, विस्थापित कर दिया जा रहा है। यह किसका उदाहरण है, हमारा विस्थापन रेडॉक्स अभिक्रिया का। ये अभिक्रिया हमने सबसे पहले देख ली थी कि एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, किंतु कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया है, तो रेडॉक्स विस्थापन या विस्थापन रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। एक अन्य अभिक्रिया देखेंगे जिसमें जो सोडियम है, जिसमें क्या आपका सोडियम है, यह जल के साथ जुड़कर हमें क्या प्रदान करेगा, ट्वाइस NaOH और हमें क्या देगा, हाइड्रोजन। यहाँ पर हम देखेंगे धातु के द्वारा, यहाँ पर हम क्या देखेंगे, धातु के द्वारा किसको हटा दिया जा रहा है, अधातु को। किसको हटा दिया जा रहा है, अधातु, हाइड्रोजन को यहाँ से बाहर हटा दिया जा रहा है। तो ये धातु विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, अधातु विस्थापन अभिक्रिया। ध्यान देंगे आप, जब क्या होगा, धातु का विस्थापन किया जाएगा तो धातु विस्थापन अभिक्रिया, मेटल डिस्प्लेसमेंट। और जब किसी नॉन मेटल, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का क्या किया जा रहा है, विस्थापन किया जा रहा है, अर्थात यह अधातु है ना, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या होगा, एग्जाम्पल होगा। जैसे एक अन्य एग्जाम्पल मैं लेता हूँ जिसमें Zn जो है वो HCl के साथ जुड़कर मुझे क्या देगा, ZnCl2 और यहाँ पर हाइड्रोजन। यहाँ पर जिंक जो मेटल है आपका, इसके द्वारा किसको, हाइड्रोजन को क्या किया जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है। हाइड्रोजन क्या होता है आपका, नॉन मेटल यानी अधातु होता है, अर्थात यह अधातु विस्थापन अभिक्रिया का क्या है, उदाहरण है। अब हम देखेंगे चौथी अभिक्रिया जिसका नाम है विषम अनुपातन या विषमानुपातन अभिक्रिया। इसे हम असमानुपातन अभिक्रिया भी कहते हैं, या इंग्लिश में इसे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। वह रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें किसी एक ही तत्व का ऑक्सीकरण व उसी तत्व का अपचयन हो रहा हो, यानी एक ही तत्व का ऑक्सीकरण और उसी तत्व का रिडक्शन हो रहा हो, तो ऐसी अभिक्रिया जो होगी वह असमानुपातन या विषम अनुपातन अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे कि हाइड्रोजन परऑक्साइड, यह हमें H2O2 व हाफ मोल ऑफ वाटर प्रदान करता है। इसमें हम हाइड्रोजन परऑक्साइड की बात करते हैं तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो ऑक्सीजन है उसमें -1 चार्ज होता है, जबकि जल का जो ऑक्सीजन होता है इस पर -2। और चूंकि ऑक्सीजन यहाँ नेचुरल फॉर्म में है अपने O2 के फॉर्म में, तो इस पर कितना आवेश होगा, 0। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ऑक्सीजन -1 से 0 -2 और -1 से 0 में जा रहा है। यहाँ ऑक्सीजन संख्या बढ़ रही है यानी ऑक्सीडेशन, यहाँ कम हो रही है इसलिए क्या होगा आपका रिडक्शन। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया तो है ही, यहाँ पर ऑक्सीजन का ही ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का ही अपचयन हो रहा है, तो यह अभिक्रिया क्या हो जाएगी आपकी असमानुपातन अभिक्रिया। जबकि जैसे इसकी हम बात करें तो उसमें मैग्नीज का क्या हो रहा था, अपचयन, जबकि ऑक्सीजन का क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण हो रहा था। तो यहाँ पर KMnO4 में मैग्नीज का एक का ऑक्सीकरण दूसरे का अपचयन, यहाँ पर क्या हो रहा है, उसी तत्व का ऑक्सीकरण और उसी तत्व का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। एक अन्य उदाहरण देखते हैं जिसमें ClO-, यहाँ पर हम देखेंगे कि यह ClO- हमें रेडॉक्स अभिक्रिया प्रदान करता है जिसमें 2 Cl- हमें प्राप्त होते हैं, साथ ही हमें यहाँ पर ClO3- प्राप्त होता है। इस रिएक्शन में हम देखते हैं कि ClO- में जो ऑक्सीजन है उसमें क्लोरीन की ऑक्सीजन संख्या हम लोग याद कर लेते हैं, क्लोरीन ClO-, क्लोरीन आपका हो जाएगा X, ऑक्सीजन -2 = -1, तो X = -1, ये साइड चेंज करेगा तो क्या जाएगा आपका +2, तो X = +1। यहाँ क्लोरीन पर कितना आवेश है, +1, यहाँ क्लोरीन पर -1 आवेश है, जबकि यहाँ पर जो क्लोरीन है इस पर कितना आवेश है, +5। यहाँ क्लोरीन जो है आपका ClO- में क्लोरीन +1 से -1 में जा रहा है यानी रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर हम देखेंगे +1 से
+5 में ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अर्थात यहाँ पर ClO- में क्लोरीन का ही ऑक्सीकरण और क्लोरीन का ही अपचयन हो रहा है, इसलिए यह कैसी अभिक्रिया होगी? असमानुपातन अभिक्रिया, क्योंकि एक ही तत्व क्लोरीन ऑक्सीकरण में ही भाग ले रहा है और वही तत्व किस में भाग ले रहा है? आपका अपचयन में भाग ले रहा है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ClO- ClO2- ClO3- और ClO4- इनमें से कौन सा ऐसा तत्व है जो असमानुपातन अभिक्रिया डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं देता? तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि जो यहाँ पर क्लोरीन में आपका क्या दिया गया है? क्लोरीन जो है, क्लोरीन जो तत्व होता है उसका जो एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 17 होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 8 का होगा आपका 7, इसके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7। ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके -1 ऑक्सीजन संख्या भी दर्शा सकता है। इसके अलावा इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है मान लीजिए, तो ये +7 ऑक्सीजन संख्या भी दर्शा सकता है। अर्थात ये -1 से लेकर +1 ऑक्सीजन संख्या ये क्या कर सकता है? प्रदर्शित कर सकता है। लेकिन -1 से -3 बिल्कुल नहीं, +7 से +9 बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन -1 से +1 +3 +5 +7 तक ऑक्सीजन संख्या दर्शा सकता है। पहले वाले उदाहरण में हम ये देखेंगे कि पहले वाले उदाहरण में जो क्लोरीन उस पर कितना आवेश है? +1। ये +1 से -1 भी हो सकता है, +1 से +3 +5 +7, यानी ये ऑक्सीजन संख्या में कमी भी कर सकता है, यानी अपचयन भी, ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि भी कर सकता है, यानी ऑक्सीकरण भी कर सकता है, अर्थात यह असमानुपातन अभिक्रिया हमको दे सकता है। इसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो क्लोरीन इस पर कितना आवेश है? +3। ये +3 से +5 +7 यानी ऑक्सीकरण भी कर सकता है, +3 से +1 -1 में भी जा सकता है, यानी यह भी असमानुपातन अभिक्रिया हमें दे सकता है। हम इसकी बात करें तो यहाँ पर जो क्लोरीन इस पर कितना आवेश है? +5। ये +5 से +7 में जा सकता है, यानी ऑक्सीकरण भी कर सकता है, +5 से +3 +1 -1 कमी भी कर सकता है, यानी खुद का ऑक्सीकरण भी कर सकता है और अपचयन भी कर सकता है, यानी तीनों हमें रेडॉक्स अभिक्रिया देगी। जबकि इसकी बात करते हैं, यहाँ क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन पे कितना आवेश है? +7 आवेश है। ये +7 से +9 में जा सकता है क्या? नहीं। खुद का ऑक्सीकरण कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। हाँ, खुद का अपचयन कर सकता है। +7 से +5 +3 ये सब प्रकार के रिडक्शन ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, लेकिन ये खुद का ऑक्सीकरण कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। ClO4- में क्लोरीन केवल खुद का अपचयन कर सकता है, ऑक्सीकरण नहीं, इसलिए वह असमानुपातन अभिक्रिया नहीं देगा। तो इस प्रकार हमने रेडॉक्स अभिक्रिया के सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुका है। ये जो रेडॉक्स अभिक्रिया का आखिरी वीडियो लेक्चर था। आपको पहले के 3 वीडियो लेक्चर देखने के लिए हमारे ही YouTube चैनल के प्ले स्टोर पर जाकर, या फिर मैं तीनों जो वीडियो हैं उनके जो लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहां पर जाकर सारे वीडियो लेक्चर देख सकते हैं और रेडॉक्स रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय ऑल ऑफ यू।